जो कि है रिलायंस की स्ट्रैटेजी। चलिए रिलायंस की स्ट्रैटेजी को हम लोग डिकोड करते हैं। ओके, देखिए, अगर क्यों समझना है ये जरूरी रिलायंस की स्ट्रैटेजी, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए अगर आप किसी कंपनी के बारे में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या किसी कंपनी के बारे में समझना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी पे कैसे एक्ट कर रही है। पहले क्या थी वो कंपनी, फिर उसने क्या चेंजेस किए कि आज वो यहां तक पहुंची है, और फ्यूचर में क्या चेंजेस हमको एक्सपेक्ट, ये हम क्या देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के चेंजेस। सो इसलिए रिलायंस की स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ इनकी स्ट्रैटेजी से। देखिए, इस स्ट्रैटेजी को भी मैंने 4 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है। पहला उन्होंने क्या किया कि वो लोग न्यू बिजनेस सेक्टर्स में गए, कन्वेंशनल बिजनेस हट के न्यू बिजनेस सेक्टर में आए। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हुए अपने आप को एक टेक कंपनी की तरफ एम किया है। अपनी ब्रांडिंग, अपनी पोजिशनिंग जो है एज एन टेक्नोलॉजी कंपनी वो धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। सो एस्पायरिंग ए टेक कंपनी, दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट एक्विजिशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो स्टार्टअप ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, भले मे भी प्रॉफिट में ना हो, बट स्टैब्लिश्ड वेल फंक्शन, उनको एक्वायर करना। और चौथी इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है मिनिमल डेट, कम से कम कर्जा हो जो कंपनी में, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर काफी कर्जे आए थे अभी पास्ट में। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक एक बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1, जो कि न्यू बिजनेस सेक्टर। देखिए, 2010 से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैवली वो एनर्जी एंड एनर्जी सेक्टर में बिजनेस करता था। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल, रिफाइनरी, काफी सारा बिजनेस उनका, गैस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी 2010 के पहले। लेकिन कहते वही ना कि स्मार्ट बिजनेसमैन वही है कि जो सही समय पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करे। 2010 में जैसे उनका जब उनका नॉन कम्पीट मूवमेंट खत्म हो गया उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ, उन्होंने काफी अपना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और टेलीकॉम सेक्टर में मूव किया, टेलीकॉम बिजनेस में आए। साथ ही साथ रिटेल सेक्टर में आए। रिटेल में क्यों है? क्योंकि भारत में इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हुई और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, तो वो लोग रिटेल सेक्टर में भी काफी अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। टेलीकॉम में आ गए और अब टेक्नोलॉजी में भी आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं, उसके पीछे कारण है जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सो उन लोगों ने क्या किया, न्यू बिजनेस सेक्टर में आ गए टोटल, ऑयल टू एनर्जी टू कंप्लीटली टेलीकॉम टू टेक्नोलॉजी, अगर आप देखेंगे तो। और टेक्नोलॉजी में आने का एक रीजन ये है बहुत, क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेस होता है। एसेट लाइट बिजनेस का मतलब होता है कि इनकी जो आपको एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता बहुत ज्यादा सॉरी, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जियो प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने स्टेक सेल की ना। जियो प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों ने बहुत सारी कंपनी, जैसे जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, जियो न्यूज, जियो चैनल्स। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, कितना स्मार्ट मूव है इनका। देखिए, एप्पल और गूगल म्यूजिक की सर्विसेज इंडिया में है, जिसमें आप म्यूजिक सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हो। नॉर्मली दे चार्ज अबाउट लाइक 100 रुपीज, 99 और 100 समथिंग लाइक दैट। नाउ यही मेरा ये अंदाजा है, मेरा ये मानना है कि इसी टाइप की सेम सर्विसेज जो अभी जियो फ्री में दे रही है, आगे चल के वो चार्ज करना शुरू करेगी। मे बी वो आपको बंडल में दे दे, आपके जो रिचार्ज पैक है उसी में दे दे, अलग से ना दे, बट डेफिनेटली उसमें चार्जेस तो आएंगे ही। और आप ये सोचिए, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के पास 40 करोड़ के सब्सक्राइबर हैं ऑलमोस्ट। अगर 40 करोड़ में से केवल 10% लोग, ये थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, केवल 10% लोग भी उस म्यूजिक सर्विस को लें, और मैं ये कहता हूं कि चलिए जियो इन्फोकॉम जो है ना, उसको आधे दाम में सर्विस दे एप्पल और गूगल के मुकाबले, अमेजन के मुकाबले, नॉट 100 रुपीज बट जस्ट फॉर 50 रुपीज, तो भी वो महीने का 200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 10% कस्टमर बेस से, और आधे म्यूजिक के दाम जो उनके कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं। क्यों? 4 करोड़ उनके, 10% 4 करोड़ सब्सक्राइबर हुए, और 100 रुपए का आधा 50 रुपए हुआ, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 करोड़ का रेवेन्यू तो वो हर महीने जनरेट कर सकते हैं। एक साल में 2400 करोड़, लगभग 2500 करोड़ ये अच्छी कंपनियां नहीं जनरेट कर पाती सिर्फ एक सर्विस से। तो और ये अभी मुझे लगता है कि ये लोग चार्ज करते हैं इस चीज के लिए। ये फ्यूचर में ना आप जियो क्लाउड में भी आपसे चार्ज करेंगे रेंट के बिजनेस में, और ये जब अगर बिजनेसेस को अपने जियो क्लाउड प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी इमेंस अपॉर्चुनिटी। हम लोग देख रहे हैं कैसे अमेजन क्लाउड या गूगल क्लाउड अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं इंडिया में, तो इमेंस पोटेंशियल है। जियो सिनेमाज उस पर भी आपको प्रीमियर मूवी दिखाना 5 रुपए 10 रुपए लेके,
और इतना बड़ा मार्केट इंडिया की, जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो हैविली होगा। अभी तो रेवेन्यू रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है जियो इन्फोकॉम या जियो प्लेटफॉर्म, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा व्यू है। सो ये देखिए कितने अच्छे से उन लोगों ने अपना एक ऑयल जो एनर्जी बेस्ड बिजनेस था उसको कन्वर्ट करके वो लोग टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में आए, और ये कहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में उनके एंटायर बिजनेस का 50% एबिटा सिर्फ रिटेल और आपके टेलीकॉम बिजनेस से आएगा, जियो इन्फोकॉम से आएगा। रिटेल में जब बोलता हूं तो व्हाट आई मीन हियर इज लाइक जो आपने रिलायंस स्मार्ट देखे होंगे, ग्रोसरी शॉप्स, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस फुटवियर, ये सारे आपके रिटेल का पार्ट हो गए, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल है। और आप लोगों ने ये न्यूज तो सुना ही होगा कि अभी वो लोग किशोर बियानी जो बिग बाजार ओन करते हैं उसको एक्वायर करने वाले हैं मुकेश अंबानी, उसमें काफी फाइनल स्टेजेस पे टॉक चल रही है। तो आप देखिए कितने अच्छे से इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेक्टर ही चेंज कर दिया, और न्यू बिजनेस सेक्टर में चले आए। तो ये था पॉइंट 1 स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग बात करेंगे एस्पायरिंग टेक कंपनी। देखिए टेक कंपनी आज के टाइम में दुनिया में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो टेक कंपनी है, जिनको सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस मिलती है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनको लाइक नेटफ्लिक्स, इनको बहुत अच्छी वैल्यूएशंस मिलती है क्योंकि इनके बिजनेस रेकरिंग होते हैं। और एक बार अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश कर लेते हो तो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और मेजर खर्चा जो रहता है, जो एक्सपेंस रहता है एक टेक्नोलॉजी कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्सेज में रहता है। R&D में भी होता है बट ह्यूमन रिसोर्स में भी काफी अच्छा खासा होता है। तो इसलिए सभी लोग जो भी स्मार्ट मूव कर रहे हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है ये जो अभी इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स में हुई है, या जो स्टेक सेल किया है मुकेश अंबानी ने, और किसके साथ किया है? गूगल के साथ। उसके साथ वो लोग क्यों किया है? उसके साथ वो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं 5G का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए फॉर स्मार्टफोन्स। ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन लॉन्च होगा। देखिए कितना स्मार्ट मूव है। उसके बाद फिर आपका उन्होंने फेसबुक के साथ 10% स्टेक किया है। क्यों? फेसबुक का जो यूजर बेस है व्हाट्सएप का या इटसेल्फ फेसबुक का, वो आपका लाइक इंडिया में मोर देन 500 मिलियन है। तो अगर वो लोग डायरेक्टली जियो के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो वो ई कॉमर्स का बिजनेस कितने आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर सिल्वर लेक जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट है, बट उसने भी ऑलमोस्ट 2.5% इन्वेस्ट किया है, 2.5% शेयर लिए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के, क्योंकि सिल्वर लेक मास्टर है टेक्नोलॉजी कंपनी को हेल्प करने में। उनकी स्पेशलिटी है। आप सिल्वर लेक की वेबसाइट पे कभी अगर जाएंगे, ये कभी मैं आपको लेके चलूंगा, आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखेंगी, वो सारी की सारी सक्सेसफुल टेक कंपनीज है। तो वो उनकी भी एक्सपर्टीज वो लेके आएंगे इस अपने बिजनेस को ग्रो करने में लिए, टेक्नोलॉजी कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि जियो क्लाउड या जियो सिनेमा या जियो न्यूज, IoT के प्लेटफॉर्म जो इनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप्स हैं, तो वो पूरी की पूरी टेक कंपनी में आ रहे हैं। वो पूरी की पूरी AI में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का एक्विजिशन किया है। और आपको, मुझे पता नहीं ये पता है कि नहीं, जब अभी ट्रंप आए थे फरवरी में इंडिया में, तो रिलायंस के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी, उन्होंने डायरेक्टली फेस टू फेस उनसे बोला था कि हम 5G की इकलौती ऐसी कंपनी है जिनका चाइना का कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं है। नाउ कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो, दिस इज इट्स लाइक कि आपने बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया हो किसी चीज को, कि ट्रंप वही चाहते हैं, मेन काफी देश चाहते हैं चाइना के इकोसिस्टम से बाहर होना। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जियो इन्फोकॉम के लिए कि वो फ्यूचर में 5G सर्विसेज ना सिर्फ इंडिया में दें, बाकी कंट्रीज में भी प्रोवाइड करना शुरू करें। और ऐसी भी न्यूज है कि अभी जियो इन्फोकॉम जो है आपका लिस्ट होगी, इंडिया में तो लिस्ट होगी फ्यूचर में, बट यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होगी। तो प्रोपोजिशन बहुत अच्छा है बीइंग अ टेक कंपनी, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा बहुत, तो ये जो इनका स्ट्रेटजी, जो पॉइंट नंबर 2 था कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को एक टेक कंपनी में पोजीशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनेगी फ्यूचर में। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ये कोई रिकमेंडेशन या वो नहीं है बाय योर सेल्फ के, जस्ट एन एनालिसिस जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी टेक कंपनी बनेगी इंडिया में। तो ये था उनका स्ट्रेटजी नंबर 2। तीसरा जो इनकी स्ट्रेटजी है, और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वो है एक्विजिशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप। देखिए हम सभी जानते हैं कि मुकेश भाई जो है बहुत स्मार्ट, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते कि ठीक है आपके पास बहुत वंडरफुल आइडिया है, चलिए हम लोग आपको इतने पैसे देते हैं और आप उस बिजनेस आइडिया पे काम करिए। नहीं, उन्होंने क्या किया, जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले बात किया था नेटमेड्स, जो ऑनलाइन फार्मेसी है, अर्बन लैडर, मिल्कमैन, ये सारे जो है ना वेल फंक्शन स्टार्टअप हैं।
अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कुछ लॉस में भी हो सकते हैं अभी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अब प्रॉफिट में आने में टाइम लगता है, ब्रेक इवन होने में, बट इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप को एक्विजिशन लगातार मुकेश अंबानी किए चले जा रहे हैं, तो उनका जो होराइजन है बिजनेस का वो रिलायंस इंडस्ट्री का बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए, जो शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस के, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि कितना सिक्योर हो रहे हैं, उनकी शेयर्स की कितनी वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर वाले आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ जो उनके बड़े बेटे हैं आकाश, उनका इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा है। तो मैंने अभी रिसेंट बहुत सारे न्यूज देखे जहां पे यूएस की छोटी छोटी एआई और 5G से रिलेटेड कंपनियों का एक्विजिशन धुआंधार हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में काफी एक्विजिशन हुए बहुत साइलेंटली, एआई और आपके 5G के, तो उस पे भी ये लोग कैपेबिलिटी वाइज काफी कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो एक्विजिशन की स्ट्रेटजी है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी फॉर एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, यू आर जस्ट बाइंग द स्टेक ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो अगेन लाइक सेफ गार्ड कर रहे हैं अपने मनी को, सेफ गार्ड कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और बिजनेस को भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर दिया। तो ये थी स्ट्रेटजी नंबर 3। चौथी जो इनकी स्ट्रेटजी थी, और वो किसी भी कंपनी के लिए, और मैं तो ये बोलूंगा कि हर आदमी के लिए पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिनिमल डेट का, कम से कम कर्जा होना चाहिए। जब रिलायंस ने जियो के लिए, जियो टेलीकॉम के लिए, जब उन्होंने ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और पिछले कुछ सालों में वो जो विद इंटरेस्ट सारे जो उनका डेट था, जो कर्जा था रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो 3 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इट्स अ ह्यूज नंबर, इवन बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत स्मार्टली अभी पीछे के दिनों में उन्होंने राइट इशू लेके आए। राइट्स इशू क्या होते हैं, अगर दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझना है क्या। राइट्स इशू के द्वारा 54,000 लगभग 54,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने कलेक्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्री ने कलेक्ट किया। साथ ही साथ ही जो 1,15,000 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म में जो स्टेक सेल के कमाए हैं, इन सारे पैसों से रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो नेट डेट फ्री कर देंगे। अब नेट डेट जीरो होने से बेनिफिट इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को ऐसे मिलेगा दोस्तों, कि आप ये समझिए कि इतने बड़े कर्जे होने के कारण वो ऑलमोस्ट 20 to 25,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पे करता था रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कई सालों से। तो जब ये नेट डेट जीरो हो जाएगा, तो एटलीस्ट उनका ये जो इंटरेस्ट रेट है, वो जो ये इंटरेस्ट पे करते थे, वो कम से कम आधा हो जाएगा। तो वो जो 20 से 25,000 करोड़ रुपए वो बैंकों का इंटरेस्ट देते थे, वो 10 से 12,000 करोड़ रुपए ना वो सीधे आपके प्रॉफिट में शो होने चाहिए। और उससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू कितना क्रिएट होगा, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी शेयर की प्राइस अप्रिसिएशन होने के फॉर्म में हो। तो ये जो मिनिमल डेट का जो अप्रोच है, वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से हमें एज अ पर्सन भी फॉलो करना चाहिए कि हमारे ऊपर कर्जा ना रहे। जितना कम से कम कर्जा, ईएमआई, ये सारे लोन्स हो, उतना अच्छा है एक आदमी के लिए। तो ये इनके 4 स्ट्रेटजी जो पॉइंट थे, ये मतलब पिछले एक डिकेड में लोगों ने चेंज किए हैं, और बहुत अच्छे से चेंज किया है। सो इसी के साथ ये स्ट्रेटजी वाला पार्ट मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा। ओके।